नमस्कार, नमस्कार और जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी, यस बिल्कुल बिल्कुल। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, बिल्कुल सर, शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। एकदम मुझे रिवाइव। लोगों को जरा अजीब लग रहा है, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा है पिछले 8 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। Yes. 2014 से लेकर के आज तक पहली बार मैंने देखा है कि कांग्रेस में एक ऊर्जा आ गई है। यस सर, नेशन वाइड, यस पूरे देश में कांग्रेस आंदोलित हो गई। कांग्रेस के हर हेडक्वार्टर के बाहर कांग्रेस ने आंदोलन किया, नारे लगाए, नारेबाजी करी, राहुल गांधी जिंदाबाद, वगैरह वगैरह, मुर्दाबाद, जो भी करना है। आई होप दिस एन थैंक यू नोट टू द ईडी। आज तक कांग्रेस ऐसे लग रहा था सोई हुई है। कांग्रेस कहां है किसी को मालूम तक नहीं था। कांग्रेस की हालत ये हो गई थी प्रदीप जी, कांग्रेस की हालत ये हो गई थी, इट वॉज लाइक रिप वैन विंकल। दे स्लेप्ट जायंट डायनासोर। अरे इत्मीनान से सो रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। आखिरकार अगर कांग्रेस नेताओं से प्राइवेटली बात की जाए, व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए, तो उनका यह कहना था कि भाई देखिए, इसके पहले भी तो हम लोग 10 साल तक हुकूमत के बाहर थे, अब भी 10 साल हुकूमत के बाहर रहेंगे, 10 साल के बाद वापस आ जाएंगे। ऐसा कांग्रेसियों का कहना था। और अभी तक ऐसे लग रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं। अब जाकर के लोगों को मालूम पड़ा कि पटना में भी कांग्रेस है, यूपी में भी कांग्रेस है, दिल्ली में भी कांग्रेस है, मुंबई में भी कांग्रेस है, रांची में भी कांग्रेस है, रायपुर में भी कांग्रेस है, अभी बची हुई है, हैदराबाद में भी है, चेन्नई में भी है, बेंगलोर में भी है, और तो और छोड़िए त्रिवेंद्रम में भी है, यहां तक के गुवाहाटी में भी है। यहां तक के असम के मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को कहना पड़ा कि आखिरकार आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अगर ईडी ने किसी को समन किया है, उनको जाकर के अपना पक्ष रखने दीजिए। इसी प्रकार स्मृति ईरानी जी को भी बोलना पड़ा, ना जाने कितने और लोगों को बोलना पड़ा। लेकिन यहां पे प्रदीप जी एक और थॉट आई है मेरे माइंड में, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे माइंड में नहीं आई है, AIMIM ने कहा है ये। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है, राहुल गांधी को जब ईडी ने समन किया, तलब किया, तब पूरे देश में आपने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। जब पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा था, तब कांग्रेस क्या कर रही थी, क्योंकि वो लोग मुस्लिम हैं। जब मुसलमानों का आपको वोट चाहिए होता है तो कांग्रेस सेक्युलर हो जाती है। आपके नेता को ईडी ने समन किया तो कांग्रेस के हर हेडक्वार्टर के सामने आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया। जब मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे, बुलडोजर चलाए जा रहे थे, लाठियां बरसाई जा रही थीं, लोगों को जेल में डाला जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे। यहां पर प्रदीप जी मुझे लगता है कांग्रेस को जवाब देना जरा मुश्किल हो जाएगा, एकदम। क्योंकि कांग्रेस जो 2 रथों पर सवार होकर के, 2 कश्तियों पर सवार होकर के जो कांग्रेस चलना चाहती है, बार बार वो सीधा पानी में गिरती है। एक तरफ हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती, दूसरी तरफ मुस्लिम्स का सपोर्ट खोना नहीं चाहती, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कांग्रेस को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो इधर जाएं या उधर जाएं। प्रदीप जी सर, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पूरे ऑपोजिशन, स्पेशली कांग्रेस इज कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज अगेंस्ट कांग्रेसमैन एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इन द ऑपोजिशन। और ये कंटिन्यूस हम देखने को, बट अभी जिस प्रकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी को खुद तलब किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से,
the Congress has woken up. आपने कहा the dinosaur has finally woken up, and the dinosaur has to wake up. If you want to change in India, if you want to, you're looking at pan-Indian change, Congress is the only alternative. और actually BJP Congress को जगा रहा है. अगर कुछ बीजेपी करते हैं तो अभी तक सोचे. एज द पॉलिटिकल एनालिस्ट से आपको अगर 2024 में लड़ना है, जीतना है, बीजेपी को चैलेंज पोज करना है, तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा काम. आपको प्लान होना चाहिए, एजिटेशन होना चाहिए, कुछ डे टू डे 365 डेज कैंपेन आपको चलना पड़ेगा, आपको लीडर्स को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. ये चीज कांग्रेस अपने आप नहीं कर रहे थे. आज बीजेपी ने उनको बोल दिया कि आपके लीडर सोनिया गांधी है, आपके लीडर राहुल गांधी है, इन दोनों को हम समन किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में. आपको अभी जागना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपके ये लीडर है, आप जाग जाओ. दिस इज, आई मीन, यू हैव टू, यू वांट टू पोज अ चैलेंज, बिकॉज आज कांग्रेस को छोड़ के दूसरे कोई देश में ऐसे पार्टी नहीं है जो बीजेपी को एक्चुअली चैलेंज कर सकता है. पार्टी विद अ नेशनल प्रेजेंस is only Congress after the BJP. 38% 2019 elections के statistics के हिसाब से BJP का vote share 38% then was there. Now it must have gone to 42%. Congress the next around 20% vote share. Now you need to increase that. You need to have dynamic leadership. You need to have a big party. Congress is a huge party. You need to have continuous programs. How are you going to appeal to your people? Various segments of the population, आप उसको कैसे टच करोगे? And you need to have a continuous campaign with ideas. ये चीज lacking है. Congress is not coming out with a pan-Indian continuous fight against BJP. It's lacking. Leadership is lacking. This is the first time you had a big rally, pan-India presence. Pan-India presence के एक बड़ा rally, बहुत. You had issues like price rise, oil, gas. I remember when BJP was in the opposition, price rise, rupee fall. अब rupee कितना गिर गया है? Look at the fall of the rupee compared to the US dollar. It has fallen, and Congress is nowhere. BJP oil, पेट्रोल, गैस पर तो मोदी जी खुद गुजरात का सीएम जब थे तो इतना हंगामा करते थे. स्मृति ईरानी हंगामा कर. Everybody was out on the streets. रोड पे दिख रहा था, रोड जैम, ये जैम. आज वो उत्साह, वो विरोध प्रकट करना, वो एजिटेशन मोड को पूरे देश में लेके आना. Everything that the BJP came into power is present as on today. You got price rise, you got the falling rupee, you got unemployment, you talk about everything. Industrial slowdown. Yes, slowdown है. तो why is the Congress not coming out? In fact, BJP has that BJP ने प्रोत्साहित किया कांग्रेस को कि भाई, but let Congress take this as day one. Now we are going to start 2024 campaign. Continues 24/7 365 days. आज से हम शुरू करेंगे. एक संकल्प लेके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सब अपने अपने जागीर, अपने अपने चीज में एकदम व्यस्त है, एक आराम है. देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो फायर विद इन द belly that yes we need to change these guys, we need to move ahead, we need to bring the Congress back in power. वो जो एक द्वेष होना चाहिए, वो किसी लीडर, nobody projects that. जो भी देखे एक आराम, then the very slow mode, very happy and very content with what they are. But in the process, even if you don't have a strong opposition, आज के तारीख में, if you say that we don't want to rule, you have given up, you have thrown the towel. But at least be a very constructive and a very effective opposition. आपको हर मुद्दे पर every day basis पे आपको you need to mat the government, you need to mat the Modi government, Modi अमित शाह गवर्नमेंट को मैट करना पड़ेगा. ऑयल प्राइसेस क्या हुआ, आप क्या, आपका वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप जो इस्लामिक कंट्रीज ने जिस प्रकार से इस देश को अटैक किया उसके बारे में क्या आपका विचार है. You need to mat the government, but nobody seems to be opening their mouth. Such a fantastic, glorious opportunities. You are wasting it. इंदिरा गांधी के टाइम पे वो कांग्रेस का वो ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, आज आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है. किसको आप वो कर रहे हो, कौन है आपके साथ, किस लोगों को आप साथ में जोड़ रहे हो. कांग्रेस पूरे देश में आज भी प्रेजेंस है. Across, if you see Maharashtra, Mumbai, they have got tremendous presence. If you have good candidates everywhere, Congress will win. But nobody is bothered. आपके संगठन जैसे last time, a few months back, in fact, the Observer had to pull the Congress कि आपने अभी तक वो लोगों को रोल करना भी शुरू नहीं कर दिया. आपने membership drive increase करने के बात नहीं किए. How Congress? Everybody is
having very sleeping and they want They're all वो in एक डायनासोर्स है, एक हाइबरनेशन है, एक स्लो मोड, एक पैसिव एक प्रकार से वातावरण है. You're not working like a 24/7, 365 days, well-grilled oil machinery that is in every day in a state of war. You have to have a leader who need to understand the urgency. You need to have the entire organization down the line that requires. आप कार्यकर्ता है आज कांग्रेस के, आप बोलोगे कोई भी एजिटेशन में, आज मुंबई में एजिटेशन जिस प्रकार से था, the Congress workers came out in large numbers. They want to fight, they want to hit back, they want to do great things. But you need to have a daily campaign. आप जब तक रोज 365 days campaign नहीं चलाओगे, as various political analysts करे कि आप जनवरी 2024 में उठ के सोचेंगे कि हम 2024 चुनाव जीत जाएंगे या बीजेपी को चैलेंज करेंगे, it's not going to happen. It's not going to happen overnight. The BJP is working on 24/7, 365 days election mechanism already. उनका planning already हो चुका है. 2024 में क्या करना, एक के बाद एक स्टेट में क्या करना, कैसे करना, हर चीज को कैसे. तो everything is in. Where is the Congress plan and policy? Whom are you trying to woo? आप कभी हिंदुत्व के बात करते हो, फिर कभी उसको छोड़ के आप मुसलमान की बात करते हो. Why don't you have a proper ideology? आपके पास आइडियोलॉजी क्या है? आप इन लोगों को कैसे साथ में रखोगे? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट टॉक बीजेपी जिस प्रकार से ओबीसी जो उनके वोट बैंक कभी नहीं था, कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश और अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में ओबीसी को सेगमेंट करके उनको इंक्लूड करके इन पावर, include by making them ministers, making them a part of the entire process, making leadership in every segment, उनको political ministry birth वगैरह दे के किस प्रकार से जोड़ दिया आपने साथ में. ऐसे एक प्लान, मास्टर प्लान, नहीं तो ये ओबीसी वोट्स कभी बीजेपी के साथ था ही नहीं. आज देखो यूपी में हो, अलग अलग जगह में पूरे ओबीसी एन लार्ज एन मास बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ प्लान. They have उनकी जो प्लान है, inclusive politics of every segment of the OBCs and every segment of the population. Political analysts talk about this very, very specifically. Even about distribution of tickets, the BJP has taken every segment into consideration. They have included every part of the population into even the ticket जो distribution हो गया. But you can't say the religion, because you say immediately come back to the Muslims have not been given proper representation. But Muslims, BJP has disregarded that. That is not a vote, because हम लोग कुछ भी करें, ये मुसलमान population हमारे पास आएंगे नहीं, हमको वोट नहीं देंगे. तो एक प्रकार है, उन्होंने अपने जो वोट बैंक है उसको करेक्ट फीड किया, इनको अपने पार्टी पावर पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया, उनको जगह दिया, उनको लीडरशिप स्थान दे दिया और उनको ग्रूम करके ये पूरे वोट बैंक उन्होंने अपने आप में इंक्रीज कर दिए. आपको चाहिए कि कांग्रेस को चाहिए कि ये कुछ करे, बिकॉज पुराना कांग्रेस को इतने बोलने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ये सब हो जाता था. मगर आप आज बोझ, अब कुछ लोग जैसे प्रशांत किशोर चाचा, ही फाउंड अ बिग वैक्यूम आउट इन द कांग्रेस. बोले कि यहां पर हम लोग कर सकते हैं, बड़ा पार्टी है, मेरे पास आइडियाज है और ये नॉन फंक्शनलिंग नॉन मूविंग डायनासोर है, इसको हम जीवित कर सकते हैं. मेरा आइडिया और विद द प्रेसिडेंट कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी साथ में रहेंगे तो आई कैन रिवाइव द कांग्रेस. बट ही वाज वोटेड आउट बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज. द ओल्ड पीपल विद इन द कांग्रेस डोंट वांट टू चेंज. But as far as Prashant Kishore is concerned, please understand, Prashant Kishore has always gone with a party which is already on a winning streak. Yes. Let's be very clear. Yes. प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी कोई ऐसी पार्टी नहीं उठाई है जो कि सो रही हो. जिस प्रकार कुंभकर्ण, कांग्रेस ट्राई तो किया. अरे भाई, कांग्रेस जो है आज की तारीख में कुंभकर्ण की नींद सो रही है. आपने जैसे ऑयल प्राइसेस की बात करी, आपने जैसे डॉलर की बात करी. अरे भाई, डॉलर आज की तारीख में 78 रुपए का हो गया, 78 रुपीज. इट इज लाइकली टू टच 79 and 80 रुपीज. जब 60 रुपए का हो गया था अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह तो हाहाकार मच गई थी हर जगह पे. 63 रुपए का हो गया, आग लगा दिए थे उन लोग. 63 रुपए का हो गया तो हर जगह पर ना जाने कौन कौन बोलना शुरू हो गया. Exactly. आदरणीय बाबा रामदेव जी भी बोल रहे थे. माफ कीजिएगा, एक बार बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, 45 रुपए का हो जाएगा डॉलर. बाबा जी याद है, बाबा रामदेव ने ये कहा. और जब हाल ही में किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, बाबा जी डॉलर तो 45 रुपए का होने वाला था, क्या हुआ? आपने कहा था. तो बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता, क्या कर लेगा तू? ये बोला बाबा रामदेव ने. ये भी कहा पेट्रोल का दाम जो है वो
40 का होगा या 45 का होगा, मुझे मालूम नहीं है, कैसा कुछ बोला था उन्होंने। आज की तारीख में पेट्रोल का प्राइस कितनी है जी? 104 रुपए के 107 रुपए, 97 रुपए कुछ पैसे डीजल है और 104 या 105 रुपए पेट्रोल है, और वो भी 7 रुपए घटाने के बाद, क्योंकि रशियन ऑयल हम लोग अभी खरीद रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है। अब मेरा ये कहना है और ये वरी है प्रदीप जी, ये फिक्र है मुझे। आज तो कांग्रेस का आंदोलन हर जगह पे दिखा, कांग्रेस की प्रेजेंस हर जगह पे दिखी, ये दिखा कि कांग्रेस जाग गई है। कहीं ऐसा ना हो आज राहुल गांधी की इंटरोगेशन खत्म या उनकी जो स्टेटमेंट है वो खत्म और कल कांग्रेस फिर सो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। आई शैल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल इफ द कांग्रेस गोज बैक टू स्लीप अगेन टुमारो। हो सकता है कि कल कांग्रेस एक बार फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाए और साल में सिर्फ एक बार उठे। और जैसा प्रदीप जी ने अभी कहा 2024 के चुनाव के 2 महीने पहले अगर आप जागेंगे और फिर ये सोचेंगे कि हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, तो नहीं होने वाला। याद रखें, मुसलमानों के खिलाफ असल में अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है। मुस्लिम नेतृत्व ये कह रहा है कि हो रहा है। मेरा यह कहना है प्रदीप जी, यह बहुत बड़ा अवसर है कांग्रेस के लिए कि मुसलमानों का समर्थन एक बार फिर अपनी ओर आप आकर्षित करें। अरे एक स्टेटमेंट तो दें, राहुल गांधी जी एक स्टेटमेंट दे दें। बाकी जितनी भी लीडरशिप है कांग्रेस की, वो तो आकर के बोल सकते हैं कि भाई माइनॉरिटीज के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप अन्याय करना बंद कीजिए। क्योंकि जहां तक आपका सवाल है, यानी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप तो अल्पसंख्यकों के वोट के ऊपर आप निर्भर ही नहीं है। क्योंकि प्रदीप जी 24 जुलाई के बाद 24 जुलाई के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम पार्लियामेंट में नहीं होगा। राज्यसभा में सबकी टर्म खत्म हो रही है, लोकसभा में तो वैसे भी कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर नहीं आया। वैसे भी आपने टिकट इतनी कम दी थी, यूपी में तो किसी को टिकट दी नहीं थी। अब मेरा यह कहना है, जो पुराना कॉम्बिनेशन था आपका मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, सामने बिल्कुल हर एक को तस्वीर बिल्कुल क्लियर दिख रही है, साफ दिख रही है। कांग्रेस अगर आज एक बार फिर मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित कॉम्बिनेशन एक बार दोबारा बनाने की कोशिश करे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो दलित लीडरशिप है वो तितर बितर हो चुकी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या ना जाएं। पिछली मर्तबा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, लेकिन जो दलित वोट है आज भी अवेलेबल है, जो ब्राह्मण वोट है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में इसके बावजूद कि राम मंदिर आपने बनवाया, काशी विश्वनाथ की कायाकल्प आपने की, कृष्ण जन्मस्थान के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इसके बावजूद मुकेश दुबे और अन्य ब्राह्मण दबंगों के एनकाउंटर में मौत के बाद ब्राह्मण वोटर जो है उत्तर प्रदेश में बहुत नाराज है। आज की तारीख में अगर कांग्रेस एक बार फिर ब्राह्मणों के भीतर जाकर के, दलितों के भीतर जाकर के, मुसलमानों को एक बार फिर ये प्रदर्शित करके कि हम लोग आपके साथ हैं, एक ही पार्टी आपके साथ है, वो कांग्रेस है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफी हद तक कांग्रेस रिकवर कर सकती है। लेकिन आज की तारीख में ना आपके पास नीति है, ना आपके पास रणनीति है, ना आपके पास राजनीति है। क्या कर रहे हैं आप मेरी समझ के बाहर है प्रदीप जी। बहुत बड़ी बात है ये। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है। क्या है? हिंदुत्व है, आगे जाकर के हिंदू राष्ट्र है। भले वो जितना मर्जी मना करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से हर एक को पता है कि किस तरफ काम हो रहा है। ये नुपुर शर्मा ने जो भी स्टेटमेंट दी है और उसके बाद जो मुसलमानों में उसकी खिलाफत हुई है, यानी मुखालफत हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। याद रखिए, जब नमाजी पत्थर मारते हुए बार बार टेलीविजन चैनल पर बार बार दिखाए जाते हैं,
प्रदीप जी, यहां पे मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपको याद होगा और हमारे कैमरामैन साहब को भी याद होगा, क्योंकि जिस चैनल से हम लोग आते हैं वो नंबर 1 चैनल हुआ करता था इस इलाके का, यानी मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का। आपको याद होगा दलित एजिटेशन चल रही थी यहां पे खेरलान जी के बाद। 15-16 शहरों में जबरदस्त दलित एजिटेशन चली। मैं आपको बताता हूं, आधे घंटे के भीतर हम लोगों ने, क्योंकि हर जगह का ब्यौरा हम लोगों ने लोगों को दिखाया, बड़ा चढ़ा करके नहीं, सिर्फ क्लियर कट रिपोर्टिंग करी। और उस वक्त के जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के, आर पाटिल साहब ने हमारे चैनल को ब्लॉक करा दिया हर जगह पे। प्रदीप जी, हर केबल ऑपरेटर को कह दिया गया कि यह चैनल नहीं दिखेगा। मैंने जब बात करी आर पाटिल साहब से, पाटिल साहब ने सिर्फ एक ही बात कही, बजाज साहब हमारी मदद कीजिए, ये मत दिखाइए, इसकी वजह से तनावपूर्ण स्थिति और बढ़ती है। मैं ये जानना चाहता हूं, हर नेशनल चैनल पर, हर बड़े कॉरपोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर पत्थरबाजी की फुटेज बार बार वही फुटेज दिखाई गई, वही मोटरसाइकिल जलती हुई बार बार दिखाई गई, वही लोगों पर अटैक और दुकानें जलती हुई बार बार वही दिखाई गई और आज तक दिखाई जा रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सेंटर से एडवाइजरी क्यों नहीं आई कि ये दिखाना बंद कीजिए, इससे पूरे देश में तनावपूर्ण स्थिति बढ़ रही है। इसका मतलब तो ये हुआ, साफ है मतलब, क्या है मतलब, कि किसी को इससे फायदा हो रहा है। और मुस्लिम नेतृत्व जो है इस वक्त आज की तारीख में किसका फायदा कर रहा है, यह हो नहीं सकता कि उनको मालूम ना हो। इसका मतलब क्या हुआ प्रदीप जी, जिसको हम बी टीम कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ वही बी टीम नहीं है। इसका मतलब एक बी टीम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ना जाने कितनी बी टीम्स हैं, बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधी बात है, अगर तनावपूर्ण स्थिति आपको कम करनी है तो हर चैनल को एडवाइजरी देनी पड़ेगी कि यह दिखाना बंद कर दीजिए। मैं आपको बोलता हूं, दावे से कह सकता हूं, आज पत्थरबाजी के शॉट दिखाने बंद कर दीजिए, अगली बार कोई एक पत्थर तक नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम होगा कि कोई चैनल दिखाने वाला नहीं है। और YouTube के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दीजिए कि अगर हिंसात्मक कार्रवाई की कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर दिखी तो उसके खिलाफ फौरन क्रिमिनल एक्शन होगा। भले जुमा हो या कोई और दिन हो, यानी फ्राइडे हो या कोई और दिन हो, लोग नमाज पढ़ेंगे और हर बार की तरह घर जाएंगे या अपने काम पे जाएंगे, कोई पत्थर नहीं उठाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं किसी को एडवांटेज मिल रहा है और एज यूजुअल आप वो एडवांटेज उसको दे रहे हैं। और जैसा प्रदीप जी ने कहा, कुंभकर्ण जी अब तो जागिए, अब तो जागो, अब तो जागो मोहन प्यारे, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? या 2024 के बाद आपको यह मालूम पड़ेगा कि कितनी सीटें हैं, अभी 48 के 51 सीटें हैं, कांग्रेस की याद भी नहीं है। ये फिगर बोलते हुए, ये क्रमांक बोलते हुए ही शर्म आती है, जबान जो है मेरी रुक जाती है। क्या सिर्फ 15 सीट लेकर के आएंगे लोकसभा में, या उतनी भी नहीं लाएंगे? अब ये कांग्रेस को सोचना है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर पुनर्जीवित होगी, जागृत होगी, या फिर कांग्रेस कुंभकर्ण की परमानेंट नींद में सो जाएगी। ये कांग्रेस को तय करना है, क्योंकि बाकी सब पार्टियां जो हैं, भले टीएमसी हो गई, एआईएमआईएम हो गई, ये इधर उधर जितनी भी पार्टी हो गई, स्टेट लेवल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने इंश्योर कर दिया है, जिस प्रकार आप चल रहे हैं, आपने इंश्योर कर दिया है, आपने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। And this is the second time I'm saying this right here on Nation Now. That's it. That's all we've got for you on Nation Now from both Advocate Pradeep Nambiar and myself. We'll see you again tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।